वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मशीन क्वेश्चन सीरीज गाइस। तो सबसे पहले मेक श्योर कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। और अगर आपको इसके नोट्स या प्रैक्टिस सेट्स चाहिए इलेक्ट्रिकल के, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। तो देखिएगा, हर क्वेश्चन यूनिक होगा। बस आप शुरू से लास्ट तक क्वेश्चंस को देखते जाइए। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर आप उस 1000 क्वेश्चन के बाहर कोई भी क्वेश्चन पाते हो तो वो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा, इसके बाहर नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि द पावर कंजम्पशन ऑफ एन इंडस्ट्री इज 500 kVA एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। हमें यहां तक क्या पता चल रहा है कि कोई भी एक इंडस्ट्री है, कोई भी एक इंडस्ट्री है जो कि कितना पावर कंज्यूम कर रही है, 500 kVA 0.8 पावर फैक्टर पे। और पावर फैक्टर कैसा है, लैग। पहली लाइन से हमें ये पता चल गया। अब बोला जा रहा है कि हमने एक सिंक्रोनस मोटर ऐड किया टू रेज द पावर फैक्टर टू यूनिटी। हमने क्या किया, एक सिंक्रोनस मोटर ऐड किया। एक सिंक्रोनस मोटर ऐड किया ताकि हमारा पावर फैक्टर कैसा हो जाए, यूनिटी। करेक्ट। अगर मोटर का इनपुट पावर 100 किलोवाट है, मोटर का जो इनपुट पावर है वो 100 किलोवाट है, तो मोटर का पावर फैक्टर क्या होगा, मोटर का पावर फैक्टर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पे हमसे क्या बोला जा रहा है कि हमें इस इंडस्ट्री का पावर फैक्टर यूनिटी करना है। तो पावर फैक्टर यूनिटी का मतलब क्या होता है, पावर फैक्टर यूनिटी का मतलब होता है रिएक्टिव पावर इज इक्वल टू 0। तो अगर जितना रिएक्टिव पावर इंडस्ट्री को चाहिए वो रिएक्टिव पावर हम सिंक्रोनस मोटर से सप्लाई कर दें, तो इंडस्ट्री का जो पावर फैक्टर है वो कितना हो जाएगा, यूनिटी। तो अभी इंडस्ट्री को कितने पावर फैक्टर की कितने रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट है वो हमें पता करना है। तो ये हमें एपेरेंट पावर दिया गया है, इंडस्ट्री का एपेरेंट पावर दिया गया है। हमें इस इंडस्ट्री का क्या पता लगाना है, बताइए, रिएक्टिव पावर, कि इस इंडस्ट्री को कितने रिएक्टिव पावर की जरूरत है। तो रिएक्टिव पावर ऑफ इंडस्ट्री क्या होता है, केवीए रेटिंग मल्टीप्लाइड बाई साइन फाइव। कॉस फाई है 0.8, तो साइन फाई कितना हो जाएगा, 0.6। और केवीए रेटिंग कितनी है, 500। तो 500 इंटू 0.6, तो ये हमें मिल गया 300 kVAR। मतलब अगर हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री का पावर फैक्टर यूनिटी हो जाए, तो इस सिंक्रोनस मोटर को इतना रिएक्टिव पावर ट्रांसफर करना होगा। इतने रिएक्टिव पावर की इंडस्ट्री को जरूरत है, और उतना ही रिएक्टिव पावर अगर मोटर ट्रांसफर कर दे तो इंडस्ट्री को तो पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगा। तो सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर, हम जानते हैं पावर फैक्टर एंगल क्या होता है, tan इनवर्स रिएक्टिव पावर अपॉन एक्टिव पावर। तो tan इनवर्स रिएक्टिव पावर कितना दिया गया है, हमें मोटर का चाहिए पावर फैक्टर एंगल, राइट। तो मोटर को रिएक्टिव पावर कितना सप्लाई करना है, जितना इंडस्ट्री को जरूरत है, कितना, 300 kVAR। सो Q इज इक्वल टू 300। मोटर का एक्टिव पावर कितना है वो हमें दिया गया है 100। तो 5 मोटर कितना आ गया, 71.56 डिग्री। तो पावर फैक्टर मोटर का कितना आ गया, cos 5m कितना आ गया, cos 71.75 मतलब 0.316। तो ये सिंक्रोनस मोटर का हमें मिल गया पावर फैक्टर। करेक्ट, आसान था क्वेश्चन। चलिए चलते हैं हम अपने 14th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन और मजेदार टाइप का है, ये क्वेश्चन आपने पहले से पढ़ रखा है,
इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पता है। तो आप ये कोशिश करिए कि वीडियो को पॉज करके हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक 3 फेज सिंक्रोनस मोटर है जिसको हमने एसी मेन से कनेक्ट कर रखा है। जो सिंक्रोनस मोटर है वो फुल लोड और यूनिटी पावर फैक्टर पे काम कर रही है। तो यहां से हमें क्या पता चलता है, एक सिंक्रोनस मोटर है जो किस पे काम कर रही है, यूनिटी पावर फैक्टर एंड फुल लोड पे। अब आगे क्या बोला जा रहा है, इफ इट्स शाफ्ट लोड इज reduced बाई हाफ। अब हमने पहले हमारा जो लोड था वो फुल लोड था, अब हमने लोड को क्या कर दिया, हाफ। विथ फील्ड करंट रिमेन्स कांस्टेंट। मान लीजिए इस फुल लोड को सप्लाई करने के लिए हमें 20 एम्पियर की फील्ड करंट की जरूरत पड़ रही थी, बट हमने फुल लोड को हटा के हाफ लोड लगा दिया, लोड आधा कर दिया, बट फिर भी क्या दिया गया है, फील्ड करंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो अभी भी फील्ड करंट क्या है, 20 एम्पियर। बोला जा रहा है कि पावर फैक्टर क्या होगा। तो अब मुझे बताइए ये कौन सी कंडीशन है, ओवर एक्साइटेड या अंडर एक्साइटेड। फुल लोड के लिए अगर 20 एम्पियर की फील्ड करंट लग रही थी, हाफ लोड के लिए भी 20 एम्पियर की करंट हम दे रहे हैं, मतलब हमें लोड कम की जरूरत है, हम फील्ड करंट ज्यादा दे रहे हैं, मतलब ये मोटर कैसी है, ओवर एक्साइटेड। और हमें पता है कि ओवर एक्साइटेड मोटर, सिंक्रोनस मोटर हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर, सॉरी लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करती है। तो ऑप्शन आंसर इसका क्या हो जाएगा, लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं हम अपने 15th क्वेश्चन पे। देखिए 15th क्वेश्चन क्या है, सारे कॉन्सेप्ट मैंने मैक्सिमम कॉन्सेप्ट करा के रखे हुए हैं, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा सिंक्रोनस मशीन का, प्लेलिस्ट में सब कुछ पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि एक स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर है, ध्यान रखिएगा अल्टरनेटर है, जिसकी रेटिंग है 440 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, जिसका पर फेज सिंक्रोनस रिएक्टेंस है 10 ओम, मतलब एक्सेस की वैल्यू हमें दी गई है 10 ओम पर फेज। इट सप्लाइज अ बैलेंस कैपेसिटिव लोड करंट ऑफ 20 एम्पियर। ये करंट कितना सप्लाई कर रही है, 20 एम्पियर, मतलब आर्मेचर करंट हमारा दिया गया है 20 एम्पियर। इट इज डिजायरेबल टू हैव जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। यहाँ पे वोल्टेज हमारा क्या है, एक चीज मुझे बताइए, ये जो 440 वोल्ट दिया गया है ये लाइन वोल्टेज है या फेज वोल्टेज है। तो क्वेश्चन में स्टार कनेक्टेड हो या डेल्टा कनेक्टेड हो, क्वेश्चन में हमेशा लाइन वोल्टेज दिया गया होता है, अगर आपको मेंशन नहीं है तो। अगर नहीं दिया गया है कि ये फेज वोल्टेज है, आप इसे लाइन वोल्टेज मान के चलेंगे। तो लाइन वोल्टेज अगर हमारा है 440 वोल्ट, तो हम यूज क्या करते हैं फॉर्मूलाज में, फेज वोल्टेज। स्टार कनेक्टेड में फेज वोल्टेज क्या हो जाएगा, 400 डिवाइडेड बाई √3 वोल्ट। तो बोला जा रहा है आगे, क्या बोला जा रहा है सुनिएगा, इट इज डिजायरेबल टू हैव जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, देन द लोड पावर फैक्टर शुड बी। अगर हम चाहते हैं कि जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो जीरो हो जाए, तो लोड का पावर फैक्टर कितना होना चाहिए। अब ये मत बोलिएगा कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की जो कंडीशन है वो मैंने आपको कराई नहीं है, बहुत अच्छे से हमने डेरिवेशन किया था। क्या था वो डेरिवेशन, फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, फॉर्मूला क्या था, कॉस थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ आई ए मैग्नीट्यूड ऑफ जेड एस अपॉन 2 टाइम्स ऑफ वोल्टेज, करेक्ट। चलिए, सो कॉस थीटा प्लस फाई
इज इक्वल टू माइनस आर्मेचर करंट हमें दिया गया है कितना 20 एम्पियर। सिंक्रोनस रिएक्टेंस ZS की वैल्यू हमें कितनी दी गई है एक्सएस। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं दिया गया है तो हम रेजिस्टेंस को आर्मेचर रेजिस्टेंस को क्या मान लेंगे जीरो। तो ZS क्या हो जाएगा ZS हम जानते हैं क्या होता है ZS इज इक्वल टू RA प्लस JXS। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो हमें सीधे सीधे मिल जाएगा XS मतलब 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वोल्टेज। ये वोल्टेज फेज में है, याद रखिएगा क्वेश्चन में हमेशा लाइन में दिया गया होता है बट जो हमारे फॉर्मूलेज में होता है वो हम यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट फेज में। तो फेज वोल्टेज हमें दिया गया है 400 डिवाइडेड बाई √3 करेक्ट। तो यहां से हमें कॉस थीटा प्लस फाई की वैल्यू कितनी मिल गई भाइयों माइनस 0.3936। कॉस को उधर लेके जाइए तो हमें मिल जाएगा थीटा प्लस फाई की वैल्यू। थीटा प्लस फाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी 113.178। हमें क्या चाहिए कॉस फाई यानी कि फाई की वैल्यू। तो फाई हो जाएगा 113.178 माइनस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे इम्पीडेंस एंगल। थीटा है इम्पीडेंस एंगल। अब मुझे बताइए इम्पीडेंस अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस तो जीरो है। इम्पीडेंस पूरा का पूरा किससे बना हुआ है रिएक्टेंस से। तो जब इम्पीडेंस पूरा का पूरा रिएक्टेंस से बना होता है तब इम्पीडेंस एंगल कितना हो जाता है 90 डिग्री राइट। सो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो है। सो 113.178 माइनस 90। सो फाइव इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 23.178 कॉस फाइव यानी कि कॉस 23.178 कितना आ गया 0.19 सॉरी 9192 0.9192। अब ये लीडिंग होगा या लैगिंग होगा ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। गलत नहीं होना चाहिए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन में पूछ रहा हूं ये जो पावर फैक्टर हमने आंसर निकाला है 0.9192 ये लीडिंग होगा या लैगिंग होगा। देखिए बबुआ सही बताइएगा राइट बहुत आसान क्वेश्चन मैंने पूछा है। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बहुत ही आसान दिया गया है। क्या बोला जा रहा है कि एक 440 वोल्ट 3 फेज 10 पोल 50 हर्ट्ज की सिंक्रोनस मोटर है जो कि टॉर्क डिलीवर कर रही है कितने का 50 डिवाइडेड बाई पाई। टॉर्क हमें दिया गया है 50 डिवाइडेड बाई पाई न्यूटन मीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है कि पावर क्या होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन ये हो गया। हम जानते हैं पावर इज इक्वल टू क्या होता है टॉर्क इनटू ओमेगा करेक्ट। अब यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या होती है पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई ns डिवाइडेड बाई 60। सो पावर इज इक्वल टू टॉर्क तो हमें क्वेश्चन में गिवन है 50 बाई पाई 50 डिवाइडेड बाई पाई ये 2 पाई डिवाइडेड बाई 60। ns हमें नहीं पता है और ns का फॉर्मूला हम अच्छी तरह जानते हैं क्या होता है ns इज इक्वल टू 120 f बाई पी। सो 120 इंटू फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 50 हर्ट्ज पोल दिया गया है 10। तो ये हमें मिल गया 12 25 60 600 आरपीएम तो इंटू 600 आरपीएम। तो यहाँ पे देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया ये चला गया 10 टाइम्स और 500 इंटू 2 1000 तो पावर आ गया 1 किलो वाट या 1000 वाट। सही है समझ में आ रहा है क्वेश्चन सभी को। चलिए चलते हैं हम अपने 17th क्वेश्चन पे। 17th क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे माइंड लगाना है थोड़ा सा दिमाग का खेल है। यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है कि एक 3 फेज की सिंक्रोनस मोटर है जो 200
एम्पियर ड्रॉ करती है लाइन से यूनिटी पावर फैक्टर पे। तो हमें देखिए एक सिंक्रोनस मोटर दिया गया है जो कि कितना करंट ड्रॉ करती है, 200 एम्पियर की। तो आर्मेचर करंट हमें दिया गया है 200 एम्पियर और पावर फैक्टर क्या है, यूनिटी, मतलब यूनिटी पावर फैक्टर पे, यानी कि cos फाइव इज इक्वल टू 1। फिर क्या बोला जा रहा है कि एट रेटेड लोड कंसिडरिंग द सेम लाइन वोल्टेज एंड लोड। देखिए हमें लोड को कांस्टेंट रखना है। क्या बोला जा रहा है कि कंसिडरिंग द सेम वोल्टेज एंड सेम लाइन करंट, मतलब वोल्टेज हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है और पावर हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि लोड हमारा सेम है, वोल्टेज हमारा सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और हम जानते हैं पावर क्या होता है, पावर होता है वी आई cos फाइव। आगे क्या बोला जा रहा है, द लाइन करंट फॉर 0.5 लीडिंग पावर फैक्टर। तो हमें आर्मेचर करंट की वैल्यू बतानी है कितनी होगी जब पावर फैक्टर है हमारा 0.5। तो अब देखिए P कांस्टेंट हो गया, V कांस्टेंट हो गया, मतलब I cos फाइव हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट। तो अगर हम इसे रेशियो के फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं I1 cos फाइव वन इज इक्वल टू I2 cos फाइव टू। I1 कितना है, पहले 200 था, जब करंट 200 था तो पावर फैक्टर था यूनिटी यानी कि 1। पावर फैक्टर दूसरा हमें दिया गया है 0.5 लीडिंग। तो इस कंडीशन में आर्मेचर करंट क्या होगा, तो आर्मेचर करंट हो जाएगा 400 एम्पियर I2। करेक्ट। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व करना है, इस तरह से अप्रोच लगानी है। चलिए देखते हैं 18th क्वेश्चन क्या है। 18th क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अगर आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले उसे आपको समझना पड़ेगा, और क्वेश्चन आपको समझ में तभी आएगा जब आप उसे ध्यान से पढ़ोगे कि क्या क्या चीजें दी गई हैं और क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक अल्टरनेटर है, 3 फेज 11 kV 5 MVA, जिसका सिंक्रोनस रिएक्टेंस है 10 ओम पर फेज। तो हमें एक्सेस की वैल्यू दी गई है 10 ओम पर फेज। ये हमें क्या दिया गया है, 11 केवी, ये हमें टर्मिनल वोल्टेज दिया गया है। बट ये लाइन में है या फेज में, तो मैंने आपको बताया है ये लाइन में है। तो टर्मिनल वोल्टेज फेज में कितना हो जाएगा, स्टार कनेक्टर है ना, अगर नहीं दिया गया है तो आप इसे स्टार कनेक्टेड ले लीजिएगा बाय डिफॉल्ट। तो ये हो जाएगा 11 केवी डिवाइडेड बाई √3। आगे क्या बोला जा रहा है कि जो जनरेटेड ईएमएफ है वो 14 किलो वोल्ट है। इट्स एक्साइटेशन इज सच दैट, हमने एक्साइटेशन कुछ इस तरह से दिया है, यानी कि फील्ड करंट कुछ इस तरह से अप्लाई करी है कि जो जनरेटेड करंट है वो 14 किलो वोल्ट की है, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें दिया गया है 14 किलो वोल्ट डिवाइडेड बाई √3। अब बोला जा रहा है कि द मैक्सिमम पावर आउटपुट एट गिवन एक्साइटेशन इज, तो इस पर्टिकुलर गिवन एक्साइटेशन पे मैक्सिमम पावर आउटपुट कितना होगा। तो हम जानते हैं कि पावर आउटपुट हमें क्या मिलता है, ई ए वी टी अपॉन एक्सेस साइन डेल्टा। अगर मैक्सिमम पावर चाहिए तो साइन डेल्टा को 1 करना पड़ेगा। तो पी मैक्स हमें कितना मिल जाएगा, ई ए वी टी अपॉन एक्सेस। बट यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो हमें 3 फेज की मशीन दी गई है और ये जो फॉर्मूला हमने लगाया है वो सिंगल फेज का लगाया है। तो अगर हमें 3 फेज की पावर चाहिए तो 3 से क्या कर देना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो मैक्सिमम पावर हमें मिल जाएगा 3 इंटू ई ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी 14 डिवाइडेड बाई √3, टर्मिनल वोल्टेज है 11 डिवाइडेड बाई √3,
और एक्सेस हमें दे दिया गया है 10। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मैक्सिमम पावर कितना मिल जाएगा, मैक्सिमम पावर मिलेगा 15,400 किलोवाट। यहाँ पे जो केवी है, यहाँ पे के को हमने बाद में इंक्लूड कर लिया है, तो वो देख लीजिएगा कैसे आपको करना है। इसका आंसर अगर आप मेगावाट में निकालना चाहते हैं तो 15.4 मेगावाट मैक्सिमम पावर आ जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। सही है। चलिए चलते हैं हम अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19th क्वेश्चन क्या दिया गया है? 19th क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि इन सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर। अब देखिए, अभी तक हम जो भी सिंक्रोनस मशीन पढ़ रहे थे उसमें सिलेंड्रिकल पोल था, बट यहाँ पे क्या दे दिया गया है? सैलिएंट पोल। तो बोला जा रहा है कि इन सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर द डेवलप्ड रिलक्टेंस टॉर्क अटेन्स द मैक्सिमम वैल्यू एट द लोड एंगल व्हेन द लोड एंगल इन इलेक्ट्रिकल डिग्री, ये इन कर लीजिएगा, इन इलेक्ट्रिकल डिग्री इज। तो क्या बोला जा रहा है, कोई भी हमारे पास एक सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर है, वो मैक्सिमम रिलक्टेंस टॉर्क डेवलप करेगी किस लोड एंगल पे? रिलक्टेंस टॉर्क मैक्सिमम होगा एट व्हाट एंगल, यानी कि एट व्हाट डेल्टा। तो सबसे पहले हमने देखा है कि फॉर सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर जो पावर है उसका फॉर्मूला क्या होता है? ई ए वी टी अपॉन एक्स एस साइन डेल्टा प्लस वी टी स्क्वायर बाई 2 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स डी साइन 2 डेल्टा। मतलब जो पावर है सैलिएंट पोल के केस में वो दो पावर्स का सम है, जिसमें ये पावर बोली जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर, इस पावर को बोला जाता है रिलक्टेंस पावर। हमें यहाँ पे पावर नहीं पूछा जा रहा है, हमें टॉर्क पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू पावर अपॉन ओमेगा। अगर ये पावर मैक्सिमम हुआ तो टॉर्क भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिलक्टेंस पावर को मैक्सिमम प्रूव करना पड़ेगा, राइट। तो ये रिलक्टेंस पावर मैक्सिमम कब होगा? जब साइन 2 डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो साइन 2 डेल्टा इज इक्वल टू 1, तो डेल्टा इज इक्वल टू, या 2 डेल्टा इज इक्वल टू 90, डेल्टा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो डेल्टा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे रिलक्टेंस पावर मैक्सिमम है। अगर रिलक्टेंस पावर मैक्सिमम है तो रिलक्टेंस टॉर्क भी मैक्सिमम होगा। तो एंगल क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 20th क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत कमाल का है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अ फील्ड एक्साइटेशन ऑफ 20 एम्पियर इन अ सर्टेन अल्टरनेटर। कोई भी अल्टरनेटर है हमारे पास, उसमें फील्ड एक्साइटेशन हम दे रहे हैं 20 एम्पियर की, यानी कि जो फील्ड करंट है वो 20 एम्पियर की है। तो ये जो फील्ड करंट हम दे रहे हैं 20 एम्पियर की, इसकी वजह से जो शॉर्ट सर्किट आर्मेचर करंट है उसकी वैल्यू आती है 400 एम्पियर। शॉर्ट सर्किट आर्मेचर करंट है 400 एम्पियर, और इसी 20 एम्पियर करंट की वजह से जो ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज है वो 2000 वोल्ट आता है, यानी कि VOC 2000 वोल्ट। तो बोला जा रहा है
कि इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा अगर लोड करंट 20 एम्पियर हो जाए। तो अगर IA की वैल्यू 200 एम्पियर हो जाए, देन इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है। इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप होता है IAZS। IAZS क्या होता है, RA प्लस JXS। रेजिस्टेंस हमें दिया नहीं गया है, मतलब हम इसे जीरो ले लेंगे। मतलब टोटल ड्रॉप अगर हम सीधे सीधे बोलें तो IAXS हो जाएगा। तो टोटल इंटरनल ड्रॉप IAXS, IA हमें दिया गया है, किस लोड करंट पे हमें ड्रॉप निकालना है, ये निकालना है 200 एम्पियर पे। तो IA हमें दिया गया है 200 एम्पियर, बट हमें एक्सेस नहीं गिवन है। तो आपका यहाँ पे पूरा का पूरा फोकस किस पे होना चाहिए, एक्सेस निकालने पे, यानी कि सिंक्रोनस रिएक्टेंस निकालने पे। तो जब अगर आपने मेरी थ्योरी क्लासेस अटेंड करी होगी तो मैंने आपको पढ़ाया है, प्रूफ भी कराया था मैंने, कि सिंक्रोनस रिएक्टेंस इज द रेशियो ऑफ द फील्ड करंट एट विच वी आर गेटिंग ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन द सेम फील्ड करंट एट विच वी आर गेटिंग शॉर्ट सर्किट करंट। ये होता है एक्सेस का रेशियो। तो VOC हमें गिवन है, देखिए 2000। ISC शॉर्ट सर्किट करंट हमें गिवन है 400। तो ये हमें मिल गया 5। सिंक्रोनस रिएक्टेंस कितना मिल गया, 5 ओम। तो यहां से 200 इंटू 5 ओम हमें मिल गया 1000 वोल्ट का टोटल इंटरनल ड्रॉप। तो यहां से आपको एक आइडिया लग गया कि सिंक्रोनस रिएक्टेंस इज द रेशियो ऑफ द फील्ड करंट या ओपन सर्किट वोल्टेज एट a certain field current upon the short circuit current at the same field current। तो सिंपली आप याद रखिएगा, सिंक्रोनस रिएक्टेंस इज इक्वल टू VOC अपॉन ISC। तो इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं सिंक्रोनस मशीन के केस में। हमारा टारगेट क्या है, 250 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच मशीन। 4 मशीन मैंने आपको बताई है। मैंने बताया था कि एक 1000 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप, पहले सिंक्रोनस, फिर DC, फिर इंडक्शन, फिर ट्रांसफॉर्मर। सिंक्रोनस के 250 क्वेश्चंस, DC के 250 क्वेश्चंस, इंडक्शन के 250 क्वेश्चंस, ट्रांसफॉर्मर के 250 क्वेश्चंस, फिर हम पावर सिस्टम के 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs कवर करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम मशीन कंप्लीट कर लेते हैं, 1000 क्वेश्चंस फॉर मशीन। उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे 1000 क्वेश्चन फॉर पावर सिस्टम। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट की क्वेश्चन सीरीज। उसके बाद मैं लेके आऊंगा कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद मैं लेके आऊंगा एनालॉग, राइट। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई थिंक 2 से 3 महीने लगेंगे। अगर वॉच टाइम बहुत अच्छा जाता है, अभी तक तो जान ही रहा है, अगर वॉच टाइम बहुत अच्छा जाता है, पूरा शुरू से लेके लास्ट तक वीडियोस अगर आप लोग देखते हो, तो मैं सेशन जो है वो थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करूंगा टाइम निकाल के, ताकि एक पर्टिकुलर सेशन में हमारे 50 प्लस क्वेश्चन सॉल्व हो पाए।
राइट। अगर एक सेशन में 50 प्लस क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो ये जो हमारी क्वेश्चन सीरीज है ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो ट्राई करिए पूरा का पूरा शुरू से लास्ट तक वीडियो देखने का। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।